गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सेकंड क्लास कोल रिस्ट्रिक्टेड 2021 के प्रश्न को 24 नंबर प्रश्न तक को सॉल्व कर दिया था दोस्तों। आज 25 नंबर से आगे के प्रश्न को सॉल्व करते हुए वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए जो आपके डाउट्स हैं उसको, और साथ ही सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठाते हुए अपने डीजीएमएस के एग्जाम में जो 2022 का दिसंबर महीने में कंडक्ट होने वाले उसमें अच्छे मार्क्स से पास हो सकें, सर्टिफिकेट को गेन कर सकें। साथ ही ओवरमैन मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जो गेट के एग्जाम होने वाले हैं उनमें अपनी जॉब को पक्का कर सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी टू होम नोटिस ऑफ डिसीजेज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। इनमें से कौन अथॉरिटी के पास नोटिस ऑफ डिसीजेज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड होती है, जो कि ऑफिशियल गजेट में नोटिफाइड की जाती है, वो सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मेडिकल और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर दोस्तों। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होगी दोस्तों। आंसर ई इज द राइट आंसर, जिसके संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 9 का नोटिफाइड डिसीजेज को मैं कट पेस्ट करके आपके सामने रखा हूं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि लिखा है वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन कॉन्ट्रैक्ट एनी डिसीजेज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट अंडर सेक्शन 25 ऑफ एक्ट, तो ऑनर एजेंट मैनेजर सेल विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर दोस्तों। इस पर प्रश्न आपसे फिर से 2022 में भी पूछी जा सकती है कि कितने दिन के अंदर नोटिस भेजनी पड़ती है दोस्तों ऑनर एजेंट मैनेजर को, और किसके पास भेजी गई है, ये 2021 में पूछा। ऑफ हिज बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजेज गिव नोटिस देयर ऑफ इन्फॉर्म एंड मेथड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज। टू द चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजी जाती है दोस्तों। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास भेजी जाती है। तीसरा जो है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल के पास भेजी जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी भेजी जाती है। एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट कंपनसेशन के पेमेंट के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनके पास भी भेजी जाती है दोस्तों। ये 5 जगह नोटिस ऑफ डिसीजेज को भेजी जाती है ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को पास नहीं भेजी जाती है, इसलिए आंसर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आपके सामने रही ये 26 नंबर का प्रश्न। देखिए दोस्तों क्या कहता है 26 नंबर का प्रश्न। नोटिस अंडर सेक्शन 22 ऑफ माइंस एक्ट शैल बी इशूड ओनली बाय, जो सेक्शन 22 के अंदर नोटिस दी जाती है वो किसके द्वारा इशू की जाती है? इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा दोस्तों। यहाँ माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 22 का 1 नंबर को कट पेस्ट करके मैं आपको रखा हूं, जिसमें देखिएगा आप लिखा हुआ है इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर फॉर विच नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऐसा प्रोविजन जो नहीं दिखाया गया है, नहीं मैटर व्यक्त किया गया है, इफ अपियर्स टू द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दैट एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ एनी मैटर थिंग्स participate in or connected with the mine or with the control, supervision, management defective so as therein are to end the bodily injury of any person, he may give notice in writing thereof to the owner agent manager of the mine and shall state in the notice the particulars in respect of which the considered the mine or part thereof the matter, things, practices dangerous, effective and require the same to be the within the such time such मैनर एज में भी स्पेसिफाइड। दोस्तों यहाँ पर देखिए चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर द्वारा ही जो है ये नोटिस दी जाती है ऑनर एजेंट मैनेजर को। ऐसे केस में तो सेक्शन 22 का 1 में ई नंबर को बताता है दोस्तों की राइट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 27 रही। एज पर पर्सनल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एडवाइज थ्रू सर्कुलर 2 ऑफ द 2014 पॉइंट्स लाइक इम्पैक्ट, इंटेंगलमेंट, पर्सिंग, कर्सिंग, सक्शन, एब्रेशन एटसेट्रा एज कवर्ड अंडर। कहता है दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, पर्सनल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो कि एडवाइज की गई है सर्कुलर 2 ऑफ 2014 के पॉइंट के तहत। सर्कुलर 2014 का
दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों पर्सनल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, जिसमें इम्पैक्ट, इंटेंगलमेंट, पर्सिंग, क्रशिंग, सक्शन, एब्रेशन एक्सेट्रा के बारे में कवर की गई है दोस्तों। तो ये जो पर्सनल रिस्क असेसमेंट की प्रोसीजर है दोस्तों, इसमें टेक 5 की जिक्र की गई है। टेक 5 की जिसका मैं शॉर्ट वीडियो आज आपको अपलोड किया हूं 4 मिनट समथिंग सेकंड का दोस्तों। ये टेक 5 के अंतर्गत 5 स्टेप आती है जो कोई भी आप काम करना प्रारंभ करते हैं या काम करते रहते हैं और उसमें कोई डिफरेंट टाइप की साउंड सुनाई देती है या अनयूजुअल साउंड सुनाई देती है या काम प्रारंभ करने के पहले आप उस काम के जगह की पेरीफेरी का इंस्पेक्शन करते हैं और साथ ही जब कोई ब्रेकडाउन की आपको शंका होती है तो उसका फिजिकल इंस्पेक्शन चारों तरफ से चक्कर लगा करके घूम के करते हैं। उस घूमने के दौरान में अगर कोई आपको सिम्टम दिखाई देता है तो आप वहां पे तुरंत रुकते हैं दोस्तों, स्टॉप करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं हजार्ड को कि क्या टूटी है, क्या फूटी है, क्या उसमें खतरा है, और आइडेंटिफाइड करने के बाद उस खतरे को दूर करने का, कंट्रोल करने का उपाय करते हैं, तब दोस्तों वो अपना काम को प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से 5 टेक में जो स्टॉप, थिंक, आइडेंटिफाइड हजार्ड, कंट्रोल, डू, वर्क करते हुए आप अपना काम को संपन्न करते हैं दोस्तों। तो ये पर्सनल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है जिसके तहत 5 टेक लिया जाता है। तो ये डायनेमिक एस्पेक्ट, फ्रिक्शनल एस्पेक्ट नहीं है, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड मेटल एस्पेक्ट नहीं है, डायनेमिक एस्पेक्ट ही है, मैकेनिकल एस्पेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर डायनेमिक एस्पेक्ट के लिए ही इसको कोई ऐसा डायनेमिक परिस्थिति न आ जाए जिसके चलते आप जो है को एक्सीडेंट हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 27 का सी नंबर टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए क्या कहता है। नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ ए माइन शैल बी सबमिटेड टू, माइन की ओपनिंग की नोटिस किसको सबमिट की जाती है? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को, नन ऑफ दीज को। तो यहाँ पर जो आपसे आपके ऑप्शन में दिया हुआ है वो चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, ए जो होगी ए ऑप्शन आपकी करेक्ट आंसर होगी दोस्तों। जिसमें मैं नोटिस ऑफ ओपनिंग की 1 नंबर का सब रेगुलेशन को मैं कट एंड पेस्ट करके आपके सामने दिखाया हूं। देखिए दोस्तों क्या लिखता है, द नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट शैल बी सबमिटेड इन द फॉर्म एंड मेथड में बी एस्पायर्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर for the purpose accompanied by the plan showing the boundaries of the mine and the shaft or opening of the mine, tri-junction, revenue pillars and other prominent and permanent surface feature to the chief inspector and the copy of the to the regional inspector। लास्ट लाइन में यहाँ पे दिख रही हो दोस्तों कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास कॉपी भेजी जाती है दोस्तों। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, ये रही क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का डिफरेंस ऑफ डायमीटर ऑफ एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज एंड शॉर्ट होल, यानी कि जो होल लगाते हैं दोस्तों, होल और जो एक्सप्लोसिव की कार्ट्रिज के बीच की जो इंटरवल होती है यानी डिफरेंसेस होती है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों। इस संबंध में 192 जो 192 रेगुलेशन जो है CMR 2017 का, उसमें मेंशन किया हुआ है कि 0.3 सेंटीमीटर से कम गैप नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 mm से गैप नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आंसर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, जिसका कट पेस्ट करके मैं पहले पॉइंट में ही यहाँ पर दर्शाया हूं जो आपके सामने कर्सर की घूम रही है दोस्तों। तो ये 0.3 सेंटीमीटर आप याद रखिए कि होल और एक्सप्लोसिव के बीच के डायमीटर के बीच में डिफरेंस रहती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखिए कहता है क्या, एक्सेप्ट विथ द प्रीवियस परमिशन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रेगुलेशन 1, एवरी एंट्रेंसेस टू इनटू द माइन शैल बी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन दैट इज लोएस्ट पॉइंट एट विच मीन्स द पॉइंट एट विच ए बॉडी ऑफ rising water on the surface can enter the mine, bracket close है, shall be not less than dash meter above the highest flood level at the point। कहता है except with the previous permission, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा प्रीवियस परमिशन राइटिंग में लेने के बाद और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, ऐसे कंडीशन जो स्पेसिफाई है उनके द्वारा, एंड सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 1 के सब रेगुलेशन के प्रोविजन के लिए, एवरी एंट्रेंसेस जो खदान की प्रवेश मार्ग होती है वो ऐसा डिजाइन और कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करके रखा जाएगा जिसका लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वो कितने मीटर से एबव होगा हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL से दोस्तों। तो HFL से दोस्तों ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन आपका 149 का 2 पॉइंट में ये व्यक्त किया हुआ है दोस्तों कि चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति की अवस्था को छोड़कर जिस पर उनके द्वारा लगाई गई शर्तें लागू है, सभी अवस्थाओं में सब रेगुलेशन 1 के प्रावधानों को मानते हुए खान का प्रवेश द्वार एंट्रेंस से डिजाइन से बनाया जाएगा और ठीक रखा जाएगा कि उसकी लोवेस्ट पॉइंट
अर्थात वह बिंदु जहां से सरफेस पर चढ़ती हुई जल राशि खान में प्रवेश कर सकते उस जगह से हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर से कम ऊंचा नहीं होगा, नॉट लेस देन 1.5 मीटर। ये नंबर ऑफ आंसर इज द राइट आंसर दोस्तों, जो कि 126 रेगुलेशन थी 1957 में, अब हो गई है वो 149, 126 को कर दिया है 149 दोस्तों। तो 149 में ये दूसरे नंबर का सब रेगुलेशन है जिसमें हाईएस्ट फ्लड लेवल की से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये इंट्रेंसेस की लोएस्ट पॉइंट होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। एज पर सीएमआर 2017 ड्यूटीज ऑफ एन ओवरमैन सेल नॉट इंक्लूड, ओवरमैन की ड्यूटी में क्या चीज इंक्लूड नहीं किया गया है सीएमआर 2017 में? कैरी अप टू डेट ट्रेसिंग ऑफ वर्किंग, ये जो वर्किंग की ट्रेसिंग होती है उसको अप टू डेट करके रखते हैं, वो ले जाते हैं, करते ही हैं। इस चीज के संबंध में रेगुलेशन 47 का 2A दिया हुआ है दोस्तों। इंश्योर फेंसिंग ऑफ डेंजरस प्लेसेस, तो डेंजरस प्लेसेस को फेंसिंग करने को सुनिश्चित करना है दोस्तों इनकी ड्यूटी में। ये रेगुलेशन 47 का 5वां का आई नंबर में मेंशन किया है दोस्तों। कैरी हैंड स्टिक, ये हैंड स्टिक ओवरमैन लोग लेके जाते हैं दोस्तों, लेकिन कानून में इस संबंध में कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए सी इज द राइट आंसर दोस्तों। डी नंबर आप पढ़ करके देखिए, सेल इंश्योर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ एयर रीचेज एवरी वर्किंग प्लेस, एवरी वर्किंग प्लेस पर एडिक्वेट क्वांटिटी में हवा पहुंचनी चाहिए दोस्तों, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की है, जो कानून में 5 का बी पॉइंट में 47 में दिया हुआ है दोस्तों, 47 में दिया हुआ है। ई नंबर में देखिए, सी दैट एवरी मैन होल क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मैन होल जो होती है हॉलेज रोड में जो बनाई जाती है दोस्तों, मैन होल को क्लियर करवाने की जिम्मेवारी ओवरमैन की ही रहती है, क्योंकि हॉलेज रोडवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन की ही रहती है दोस्तों। इस संबंध में रेगुलेशन 87 का 14 नंबर पॉइंट में ये कहता है कि सभी होल मैन होल जो होंगे वो क्लियर अवस्था में रखे जाएंगे, तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वहां तो नहीं कहता, लेकिन रेगुलेशन 47 का 5 का F में कहता है कि जो हॉलेज रोडवे के सभी अन्य सेफ्टी डिवाइसेस हैं उनको मेंटेन करके रखा जाएगा, सुरक्षित मेंटेन करके रखा जाएगा। इसके 47.5 के F के तहत ही जो है इनकी ये ड्यूटी बनती है, किसके लिए? हॉलेज रोडवे के लिए दोस्तों। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, जहां पर कैरी हैंड स्टिक उनको अपने साथ लेके नहीं जाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, नो मैनेजर शैल वेकेट हिज ऑफिस without giving due notice in writing to the management or another list before any on which he wishes to vacate his office. No manager shall vacate his office without giving due notice in writing to the agent. मैनेजर अपना ऑफिस को वेकेट नहीं रखेंगे बिना राइटिंग में एजेंट या मैनेजर को कितने दिन पहले दे करके जो ऑफिस वेकेट करनी है उसके पहले। तो 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 30 डेज और 45 डेज दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, 32 नंबर दोस्तों। आप इसको करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए दोस्तों कि 32 नंबर का आंसर क्या होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, क्या कहता है, द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ द कोल कैन बी गिवन बाय, ये मेक ऑफ CO2, जो CO2 तैयार होती है उसका इंडिकेशन मतलब क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग की प्रारंभिक इंडिकेशन क्या है दोस्तों, कोयले में जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है उसकी प्रारंभिक इंडिकेशन क्या होती है, प्रारंभिक पहचान सिम्टम क्या होता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। CO2 का बनना, बी नंबर में कहता है स्वीटिंग ऑफ स्टार्टर, सी नंबर कहता है टेम्परेचर राइज, डी नंबर कहता है नन ऑफ द अबव, सी नंबर कहता है नन दोस्तों। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए PTO में यानी कि अगले पेज में कट पेस्ट करके लिखाया हूं दोस्तों कि सिम्टम ऑफ हीटिंग देखिए यहाँ पर इनिशियल स्टेज में जो आपकी प्रश्न में पूछी हुई है कि स्लाइट और इंसिपिएंट हीटिंग, आरंभिक हीटिंग होती है, थोड़ी हीटिंग होती है, फेंट हेज होती है, नहीं धुंध, उलझन, धुंधला, अशक्त, शिथिलता आपको दिखाई देती है दोस्तों। स्वीटिंग होती है जिसके संबंध में आपके ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, सीटिंग यानी कि पसीने जो पिलर पर जो होती है, सपोर्ट पर होती है, वो बूंद बूंद पानी आपको दिखाई देती है दोस्तों। फेंट, अडूर, गोविस्टिंग, कब्बू या गंध आने लगती है दोस्तों। स्लाइट डिस्कम्फर्ट फेल्ट बाय द पर्सन द्वारा थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फेल की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट एंड कॉकरोच, क्रिकेट और कॉकरोच जो है उनकी बढ़ जाती है कीड़ों की संख्या दोस्तों। इंटरमीडिएट स्टेज में हैवी पैराफिन और पेट्रोल बर्निंग स्मेल आती है दोस्तों। इंटेंशनल सफोकेशन होने लगता है दोस्तों, इंटेंस सफोकेशन होने लगता है। हीटिंग अप्रोचिंग इग्निशन, इग्निशन पर जब पहुंचती है तो कोलतार का गंध आने लगता है, स्मोक में अपीयर होने लगती है, स्मोक दिखाई देने लगती है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप ये जो स्वीटिंग वाली बी नंबर का ऑप्शन है उसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है, व्हेन एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन
contracts any diseases notified by the central government, the owner of manager shall give notice within dash of his being informed to the district magistrate and chief inspector। दोस्तों ये फिर से प्रश्न आगे मैं कह ही रहा था कि ये प्रश्न जो है आपको पूछ सकती है नोटिस ऑफ डिसीजेस का, जो कि 3 दिन के अंदर नोटिस दी जाती है। मैं पहले ही पढ़ चुका हूं इस प्रश्न, इसके नोटिस ऑफ डिसीजेस को दोस्तों। तो 3 डेज आप लगाते हुए इसकी बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। नो पर्सन शैल एक्ट आर टू बी एम्प्लॉयड एज मैनेजर अनलेस ही अटेंड द एज ऑफ। कितनी साल अटेंड करने के बाद ही, यानी कि कितना उम्र होने के बाद ही मैनेजर व्यक्ति को मैनेजर के रूप में एम्प्लॉयड किया जाएगा। तो वो जिसके संबंध में क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर रेगुलेशन 27 में दी गई है दोस्तों। ऑप्शन ए को पढ़ लेते हैं 18 ईयर, ऑप्शन बी 20 ईयर, ऑप्शन सी 23 ईयर, ऑप्शन डी 25 ईयर, नन। तो यहाँ पर 23 ईयर एज कम से कम होनी चाहिए दोस्तों, जो कि 27 रेगुलेशन का 2 नंबर में कहता है नो पर्सन शैल एक्ट आर टू बी एम्प्लॉयड एज ए मैनेजर अनलेस ही हैज अटेंड 23 ईयर ऑफ एज एंड ही पेड बाय आर डायरेक्टली एंसरेबल बाय टू द मैनेजर ऑनर और एन एजेंट ऑफ द माइन। तो यहाँ पर 23 ईयर सी को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। एज पर द MBT रूल यानी माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 1966 पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन शैल डिपोजिट हिज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट विथ। वो जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलती है माइंस रूल 1966 के तहत, वो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग करने के बाद जो मिलती है दोस्तों, उसको किसके पास सबमिट करना पड़ता है? CMD के पास, GM के पास, मैनेजर के पास, एजेंट के पास दोस्तों। तो MBT रूल में दिया हुआ है दोस्तों कि मैनेजर के पास सबमिट करनी पड़ती है। आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन 37। पर्सन ऑफ ब्लैंक ईयर्स एज शैल नॉट बी डिप्लॉयड एज अप्रेंटिस और ट्रेनीज एक्सेप्ट अंडर द सुपरविजन। अंडर सुपरविजन को छोड़ करके बाकी सभी जो अप्रेंटिस और ट्रेनीज होते हैं वो डिप्लॉयड किए जाते हैं। कितने एज से लेकर के दोस्तों? तो 18 से 20 एज के बीच में डिप्लॉयड किए जाते हैं ट्रेनीज के रूप में। तो ये जो है आंसर ई इज द राइट आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम पीरियड ऑफ एनफोर्स अब्सेंस इन केस ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी क्या होती है दोस्तों? मिनिमम उसके लिए पीरियड क्या होता है दोस्तों? रिपोर्टेबल इंजरी का डेफिनेशन आपको याद रखना हो दोस्तों कि ऐसा कोई चोट जो सीरियस बॉडली इंजरी नहीं होती है, जिसके कारण घायल व्यक्ति 72 घंटे या उससे अधिक समय के लिए 72 आवर या उससे अधिक समय के लिए अपने कार्य पर अनुपस्थित रहा हो या अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर हुआ हो, तो वो कहलाती है रिपोर्टेबल इंजरी दोस्तों। तो 72 आवर्स आपको याद करना है किसके लिए? रिपोर्टेबल इंजरी के लिए दोस्तों। तो रिपोर्टेबल इंजरी में आप ये देख रहे हैं कि 72 आवर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आंसर टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज may not be deemed as agent of a mines under regulation 8A of CMR 2017। जनरल मैनेजर, सब एरिया मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑनर। दोस्तों 39 जो है वो 8A रेगुलेशन के लिए कहा हुआ है। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं दोस्तों। इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट देख करके आप बताने की प्रयास कीजिएगा कि कौन सी अथॉरिटी है जो कि एजेंट के जैसा डिम्ड के रूप में नॉट बी डिम्ड एज एजेंट के रूप में डिम्ड नहीं होते हैं इस रेगुलेशन के तहत दोस्तों। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। डस्ट डिसीजेज इज caused by inhalation of dust over a period of long year। लंबे समय तक जो है आप डस्ट के संपर्क में रहने से और उसमें सांस लेने से, काम करने से कौन सी डिसीजेज होती है दोस्तों? तो डस्ट के कारण से यहाँ पर न्यूमोकोनियोसिस दोस्तों, न्यूमोकोनियोसिस डिसीजेज होती है। एंकिलोस्टोमियोसिस, निस्टेगमस कम प्रकाश में काम करने से होती है। तो यहाँ पर आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 41 रहा। द डिसीजेज कॉज्ड टू इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट। आयरन डस्ट को इनहेलेशन करने से कौन सी डस्ट रोग होती है दोस्तों? तो यहाँ सिलिकोसिस और रोग होती है। एस्बेस्टस डस्ट के कारण से होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है सिड्रोसिस होती है, सिड्रोसिस आयरन डस्ट के कारण। तो डी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। एस्बेस्टोसिस जो है एस्बेस्टस डस्ट के कारण से होती है। सिलिकोसिस सिलिका या अन्य प्रकार के डस्ट के कारण से होती है। तो ये आंसर डी को टिक लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं दोस्तों। नो पर्सन शैल लाइट if highly in any open cast working or with in a distance of 15 meter from any entrances to the mine except by permission in writing of the इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा, किस व्यक्ति के परमिशन से ही माइंस के एंट्रेंसेस के 15 मीटर के अंदर और ओपन कास्ट वर्किंग में कोई भी व्यक्ति आग नहीं लगाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है
कहता है कि किसके परमिशन से आग लगाया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये नंबर में सेफ्टी ऑफिसर, बी नंबर में CIM, सी नंबर में RIM, डी नंबर में मैनेजर, ई एजेंट। तो यहाँ पर मैनेजर की परमिशन से हम लोग 15 मीटर के अंदर या फिर ओपन कास्ट माइन में फायर करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके संबंध में देखिए मैं कट पेस्ट करके रेगुलेशन 135 प्रिकॉशंस अगेंस्ट सरफेस फायर के प्रति प्रिकॉशंस में मैं लिखा हूं, कट पेस्ट किया हूं, जिसमें 5 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों सब रेगुलेशन। नो पर्सन शैल लाइट ए फायर और परमिट ए फायर टू बी लाइटेड इन एनी ओपन कास्ट वर्किंग और विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंसेस टू द माइन एक्सेप्ट बाय द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द मैनेजर एंड ओनली फॉर द स्पेशल पर्पज स्पेसिफाइड देयरइन एंड ऑल सच परमिशन शैल बी रिकॉर्डेड इन ए बाउंड बुक फॉर द पर्पज। तो यहाँ पर दोस्तों केवल जो है मैनेजर के परमिशन से ही ये केस को छोड़ करके बाकी समय में इंट्रेंसेस के खान के इंट्रेंसेस के 15 मीटर के अंदर और ओपन कास्ट वर्क में कोई भी व्यक्ति आग लगाने का प्रयास नहीं करेगा दोस्तों। तो ये रही क्वेश्चन 42 का आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, मैनेजर। अब आते हैं 43 में दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस CMR कोल माइंस रेगुलेशन असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंटिंग टू, असिस्टेंट मैनेजर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं दोस्तों? ऑनर द्वारा, एजेंट द्वारा, मैनेजर द्वारा, बोथ 1 और 2 द्वारा, यानी कि ऑनर और एजेंट द्वारा। ई नंबर कहता है ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा। दोस्तों ये जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं वो ऑफिशियल कहलाते हैं और साथ ही जो है इनकी अपॉइंटमेंट रेगुलेशन 35 के तहत की जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों 35 पढ़िएगा और साथ ही जो है ऑफिशियल का डेफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आंसर जो होगी ये होगी ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा ही अपॉइंट की जाती है। तो आंसर ई इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए रेगुलेशन 35 का 1 पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर कट पेस्ट करके मैं रखा हूं, द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ कंप्लीट पर्सन्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स एंड टेक्नीशियंस एज इन सफिशिएंट टू इंश्योर ड्यूरिंग ईच वर्किंग शिफ्ट। तो ईच वर्किंग शिफ्ट में वो मैनेजर जो है और ऑनर एजेंट मैनेजर जो है पर्याप्त संख्या में कंप्लीट पर्सन और ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑफिसर का डेफिनेशन कट पेस्ट करके रखा हूं जो कि रेगुलेशन 2 का ZR में दिया हुआ है दोस्तों। ऑफिसर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर टू perform duties of supervision in a mine or part thereof and includes as assistant manager a ventilation officer, safety officer, sampling incharge, dust incharge, and overman, सरदार इंजीनियर एंड सर्वेयर। तो ये सभी जो है क्या कहलाते हैं? ऑफिशियल कहलाते हैं। और ऑफिशियल को अपॉइंट कौन करता है दोस्तों? ऑनर एजेंट मैनेजर। तो इसलिए आंसर ई इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एज पर द MVT रूल 1960 एवरी पर्सन होल्डिंग ए गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट शैल वंस इन डैश डैश कोर्स ऑफ ट्रेनिंग एज डिटेल्ड इन एट शेड्यूल ऑफ द MVT रूल। तो माइन वोकेशनल ट्रेनिंग 1966 के अनुसार पर्सन जो होल्डिंग करते हैं गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वो कितने साल के में एक बार जो कि वो ट्रेनिंग लेते हैं जो कि 8 शेड्यूल में दिया हुआ है उसके अनुसार। दोस्तों इस संबंध में जो रूल 17 है उसमें चर्चा किया गया है दोस्तों कि पीरियोडिकल ट्रेनिंग इन गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एवरी ईयर, तो वंस इन एवरी ईयर कहता है दोस्तों। तो यहाँ पर बी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। आप ये पढ़ करके इसको समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ IME एंड PME शैल बी गिवन बाय द मैनेजर ऑफ द माइन टू द पर्सन टू बी एग्जामिनिंग। तो पर्सन को एग्जामिन करने के लिए मैनेजर जो IME और PME के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो नोटिस देते हैं वो किस फॉर्म के तहत देते हैं दोस्तों? तो फॉर्म N, बी में दिया है फॉर्म M, सी में दिया है ऑप्शन सी में दिया है फॉर्म O, ऑप्शन डी में दिया है फॉर्म 4A, ऑप्शन ई में दिया है नन। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्म M में जो है मैनेजर देते हैं, देखिए मैं कट पेस्ट करके रखा हूं, 29D में दिया हुआ है नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मैनेजर शैल गिव नोटिस एटलीस्ट 20 डेज इन एडवांस। आप याद रखिएगा दोस्तों 20 दिन पहले आप उनको एडवांस में जो है नोटिस देना है, राइटिंग में देना है, फॉर्म M में देना है, पर्सन कंसर्न को देना है। IME के केस में शॉर्टर इंटरवल में भी दिया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर फॉर्म M को B को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि रूल 29D का माइंस रूल 1955 में दिया हुआ है दोस्तों। अब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ डस्ट प्लान की जो RF होती है वो कितना होती है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है कि ये RF इसकी जो है 1 in 2000 से कम
नहीं होगी दोस्तों, तो कम नहीं होगी, नॉट लेस देन 2000 इन 1, जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर दोस्तों, जिसके संबंध में रेगुलेशन 144 का 1 में दिया हुआ है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा कि जो डस्ट प्लान होती है 1 in 2000 से कम स्केल पर नहीं बनी होगी दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो आखिरी है इस दिन का जो वीडियो है उसकी आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ए पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड इन ए माइन हु वर्क्स एज ए मैनेजर और हु वर्क अंडर द अपॉइंटमेंट बाय द dash of the mine or with the knowledge of the manager whether of for wages or not। इसका मतलब समझ लेते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको हम एम्प्लॉयड कहेंगे खान में, जो काम करता है मैनेजर के लिए या जो अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, माइन के किसके द्वारा जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है, या उसके जानकारी मैनेजर के जानकारी में काम करता है, जो वेजेस पाता हो अथवा नहीं। तो ऑनर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एजेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मैनेजर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एनी ऑफ दिस किया जाता है, इनमें में से किसी के द्वारा किया जाता है। ये नंबर 2 है, नन ऑफ दिस के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर डी, एनी ऑफ दी वन ऑफ दिस किया जाएगा, यानी कि ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा किया जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर पर्सन एम्प्लॉयड किसको कहते हैं, मैं कट पेस्ट करके रख दिया हूं दोस्तों। पढ़िए दोस्तों, इसका डेफिनेशन आपको याद रखना होगा। यहाँ तक की जो 7 नंबर तक की दी हुई है माइंस एक्ट 3 में, माइंस एक्ट के डेफिनेशन 3 में, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। माइंस एक्ट का जो सेक्शन 2 का ये तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पर मैं लिख के रखा हूं दोस्तों। पर्सन सेड टू बी एम्प्लॉयड इन ए माइन हु वर्क्स, जो काम कर रहे हैं या काम करेंगे एज ए मैनेजर, और हु वर्क्स एन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर। यही प्रश्न आ गई दोस्तों, आपके प्रश्न में थी कि ऑनर एजेंट मैनेजर में से किसी के द्वारा की जाते हैं। विथ द नॉलेज ऑफ मैनेजर वेदर वेजेस और नॉट, वेज पाते हो अथवा नहीं। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल करते हैं कौन कौन दोस्तों, वो इंक्लूड्स जो पर्सन होते हैं कहाँ इंगेज्ड होते हैं दोस्तों, 1 से 7 तक आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। एनी माइनिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, कोई भी माइनिंग ऑपरेशन जो मिनरल के ट्रांसपोर्ट में शामिल है। एनी ऑपरेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ माइन, माइन के डेवलपमेंट में कोई ऑपरेशन सम्मिलित है। एनी ऑपरेशन ऑफ सर्विसिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड मशीनरी यूज्ड इन द माइंस, सर्विसिंग, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ऑपरेटिंग के लिए जो मशीनरी में ऑपरेशन में नियोजित होते हैं दोस्तों। एनी ऑपरेशन कनेक्टेड टू डिस्पैच से कनेक्टेड कोई भी ऑपरेशन में दोस्तों। इन एनी ऑफिस ऑफ द माइन, माइन के किसी ऑफिस में दोस्तों। यहाँ पर इन एनी वेलफेयर एक्टिविटी देता है, 7वां देता है एनी काइंड ऑफ वर्क कनेक्टेड टू विथ द माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन से कनेक्टेड कोई भी वर्क दोस्तों। तो ये जो है एम्प्लॉयड से परिभाषा में डेफिनेशन में दिया हुआ है, कहां कहां पर 7 पॉइंट में इनको अपॉइंट की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो अपलोड की गई है 47 नंबर तक के दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो मिश्रा सर माइनिंग क्लास में दोस्तों, उस वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। डाउट को दूर करने के लिए जो डाउट कमेंट्स हो दोस्तों उसमें कमेंट्स में लिखिए। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए दोस्तों, और इसका बेनिफिट उठाते हुए अपने एग्जाम को पास करिए और अपनी जॉब को सिक्योर करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।